ठीक है, चलो ये चीज हो गई। अगर हो गई होगी तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे, व्हेन वन मेटल बॉडी इज कनेक्टेड टू अदर मेटल बॉडी एंड इट इज इनसाइड अदर मेटल बॉडी। समझ जाओगे क्या मतलब है बोलने का, बस तुम हेडिंग लिखो। दो मेटल बॉडी है, एक बड़ी मेटल बॉडी और एक छोटी मेटल बॉडी है। तो छोटी मेटल बॉडी जो है वो बड़ी मेटल बॉडी के अंदर लाई कर रही है। जैसे ये देखो, ये बड़ा वाला मेटल बॉडी और ये छोटा वाला कंडक्टर है। मतलब मेटल बॉडी बोलने कंडक्टर बोलने का मतलब है, दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर दूसरे के अंदर लाई कर रहा है और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। फिर क्या होगा ये चीज हम यहां पर सीखेंगे। सो राइट द हेडिंग एंड ड्रॉ द फिगर। ठीक है, चलो तो देखते हैं किस प्रकार से ऐसी सिचुएशन को हैंडल करेंगे। देखो यहां पर एक चार्ज Q2 है और एक चार्ज Q1 है, दोनों को आपस में कर दिया गया है कनेक्ट। ठीक है, स्विच के सहायता से हम कनेक्ट कर देंगे। इफ स्विच एस इज क्लोज चार्ज विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। और हमें पता है जब भी दो कंडक्टर को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो एक हार्ड एंड फास्ट रूल है, दो कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करोगे तो क्या हार्ड एंड फास्ट रूल है? रूल ये है कि दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। बहुत सिंपल बात याद रखना है, दो कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करोगे तो उन पर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा सच दैट कि उन दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाए। ठीक है, तो वही है इफ एस इज क्लोज्ड। अगर मान लो स्विच को क्लोज कर दिया गया देन चार्ज विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऑल चार्ज प्रेजेंट ऑन इनर बॉडी, जितना भी चार्ज प्रेजेंट है अंदर वाली बॉडी पर, सुनना ध्यान से, दैट विल मूव टू द आउटर बॉडी। वो सारा का सारा चार्ज बाहर वाली बॉडी पर मूव कर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। बस अभी के लिए क्या समझोगे, अगर कंडीशन ऐसी होगी, ये वाला हेडिंग वाला पार्ट होगा, जैसे एक मेटल बॉडी दूसरे के अंदर है तो अंदर वाली बॉडी का सारा चार्ज बाहर वाली बॉडी पर चला जाएगा आफ्टर कनेक्शन करने के बाद। ठीक है, अब क्यों हुआ ऐसा वो देखते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। एज पोटेंशियल मस्ट बी सेम फॉर बोथ एंड फॉर कंडक्टर। भाई पोटेंशियल सेम होना चाहिए, दोनों कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया तो आपने फाइनली पोटेंशियल सेम होना चाहिए। ठीक है, एंड फॉर कंडक्टर पोटेंशियल एट सरफेस एंड इनसाइड पॉइंट मस्ट बी सेम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि Q2 के सरफेस का जो पोटेंशियल होगा ना बेटा, वही इसके अंदर के पॉइंट्स का पोटेंशियल होगा कि नहीं? ठीक है, अंदर के पॉइंट्स का पोटेंशियल होगा कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर कनेक्शन दोनों का पोटेंशियल कब बराबर हो पाएगा? कब बराबर हो पाएगा बोलो, सोचो। जब इस पर कोई चार्ज ही ना रहे। समझे क्या? जब इस पर कोई चार्ज ही नहीं रहेगा तो जो इसका पोटेंशियल होगा वही इसका भी पोटेंशियल हो जाएगा, ये अनचार्ज हो जाएगा, तभी उस केस में दोनों का पोटेंशियल बराबर हो पाएगा। लेकिन अगर ये चार्ज रहेगा तो पोटेंशियल बराबर नहीं हो पाएगा दोनों का। बात मेरी समझे? तो जैसे ही हम ऐसी दो बॉडी को कनेक्ट कर देंगे तो अंदर वाली बॉडी का सारा चार्ज बाहर चला जाएगा, याद रख लेना। क्योंकि कंडक्टर की सरफेस का पोटेंशियल और इनसाइड का पोटेंशियल बराबर होता है। और वो बराबर कैसे हो पाएगा यहां पर? जब ये अनचार्ज हो पाएगा। ठीक है, अगर तुमको समझ में आ गया तो अच्छा है, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, तुम याद कर लेना यार कि अंदर वाली बॉडी का सारा चार्ज बाहर चला जाएगा ऐसे केस में। ठीक है, इसका मतलब फाइनली यहां पर चार्ज कितना हो जाएगा? अंदर वाली बॉडी पर 0 और बाहर वाली बॉडी पर चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2, क्योंकि अंदर वाली बॉडी का चार्ज तो बाहर चला गया बाहर वाली बॉडी पर। मेरी बात समझे? तो फाइनली सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। लिखना स्टार्ट करो ये पॉइंट। ठीक है, थोड़ा बहुत और समझा दूंगा और कोशिश करूंगा एक दो तरीके से समझाने की। ठीक है, बाकी अभी तुम लिखना स्टार्ट करो।
लिखो इसे, एक और तरीका है मेरे पास, उस तरीके को भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। बट अल्टीमेटली पॉइंट जरूर याद रखना है तुम्हें, ऐसे केस में अंदर वाली बॉडी का सारा चार्ज बाहर चला जाएगा। चलो, अगर तुमने लिख लिया हो तो मैं दूसरा तरीका एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लो इन दोनों को कनेक्ट नहीं किया गया, तुम ये फिगर बना लेना, ये फिगर बना लेना, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। ये पहले फिगर बना लो बिना मॉडिफिकेशन के, इस पर 0 चार्ज है, इस पर Q1 प्लस Q2 चार्ज है। पहले ये फिगर बना लो फाइनली वाला, फिर मैं इसी में थोड़ी सी छेड़खानी करूंगा और तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा फिर से एक तरीका। चलो, आई होप आपने ये फिगर बना लिया होगा। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लो मैंने इन दोनों को कनेक्ट नहीं किया, ठीक है, और जब कनेक्ट नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि अंदर वाले पर चार्ज है Q1 और बाहर वाले पर चार्ज है Q2। इतना समझ गए? अब देखो ध्यान सुनना, अब तुम्हें क्या समझ में आता है? अगर मान लो कनेक्ट नहीं किए गए तो इंडक्शन ऑफ चार्ज तो समझ में आता है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, लेकिन इसकी सरफेस को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। किसकी सरफेस को? बाहर वाले कंडक्टर की। तो होगा क्या? तुम खुद से एक बार सोचो क्या होगा। इंडक्शन ऑफ चार्ज होगा ना, इंडक्शन ऑफ चार्ज। क्या क्या होगा वो सारी चीजें हम समझ रहे हैं। मतलब इसकी इनर सरफेस पर माइनस माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा ऐसे करके, जो कि यहां से जो इस Q1 से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो टर्मिनेट हो जाएं। वो टर्मिनेट करने के लिए यहां पर एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इसकी इनर सरफेस पर। इतना समझे? मतलब कितना टोटल चार्ज कितना होगा इसके इनर सरफेस पर? माइनस Q1, क्योंकि Q1 जितनी लाइंस निकाल रहा है उसको खाने के लिए कितना चार्ज चाहिए? माइनस Q1 चाहिए, ठीक है। और इसकी बाहर वाली सरफेस पर कितना चार्ज होगा? क्योंकि ये वाला कंडक्टर पर तो टोटल चार्ज Q2 था ना, तो टोटल चार्ज अभी भी Q2 रहेगा। कैसे? बाहर वाली सरफेस पर टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2। बात खत्म नहीं हुई है, सुनना ध्यान से। इसका चार्ज अभी थोड़ी ना गया है बाहर कि कहीं ऐसे समझ गए हो कि ये Q1 प्लस Q2 आ गया, नहीं, एक तो खाली इंडक्शन ऑफ चार्ज है, ठीक है। ऐसे इंडक्शन ऑफ चार्ज होता अगर ये कनेक्ट नहीं किया गया होता तो, ठीक है। बात अब कनेक्ट करने की है, ठीक है, कनेक्ट करने की बात है। अगर ये कनेक्ट नहीं किया होता तो तुम मुझे बताओ क्या अंदर के प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता? ऑब्वियसली नहीं होता। क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रहा है ना। तो अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रहा है तो क्या अंदर के प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा? नहीं होगा, भले वो कंडक्टर के अंदर क्यों ना हो। अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, कंडक्टर के मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाता है, लेकिन कंडक्टर के अंदर तो हो सकता है। मेरी बात समझे? मेरी बात समझे क्या बोल रहा हूं मैं? ये हॉलो है, यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां मटेरियल ही नहीं है, ये खाली है, कैविटी है पूरी, ये बस एक हॉलो कंडक्टर है, ऐसा समझो, ठीक है। तो यहां पर कोई मटेरियल नहीं, तो यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इसका मतलब यहां पर तो पोटेंशियल होगा, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल होगा। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे इसका पोटेंशियल, किसका पोटेंशियल बेटा? बाहर वाले का पोटेंशियल और अंदर वाले का पोटेंशियल बराबर करना है, ठीक है, क्योंकि कनेक्ट कर रहे हैं तो दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। तो बराबर कैसे हो सकता है? तुम एक बार सोच के देखो, वो बराबर कैसे हो सकता है? बाहर वाले का और अंदर वाले का पोटेंशियल बराबर कैसे हो सकता है? तुम एक बार खुद से बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा इस पर विचार करो। मैंने दोनों को क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। मैंने सारे एस्पेक्ट बताए कि कनेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, कनेक्ट करने जा रहे हैं तो क्या होगा। अब मैं इन दोनों को कनेक्ट कर रहा हूं तो दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। पोटेंशियल बराबर होने का मतलब क्या हुआ बेटा?
कि जितना पोटेंशियल इसका है उतना पोटेंशियल इसका होगा, है ना। इसका मतलब इस बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। और कब नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा? जब इस पर कोई चार्ज ही नहीं होगा, ठीक है। जितना पोटेंशियल इसका हो गया, अब अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर भी उतना ही पोटेंशियल है जितना इस सरफेस पर पोटेंशियल। तो अब इन दोनों, इसका पोटेंशियल उसका पोटेंशियल बराबर हो गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कराना पड़ेगा तुमको। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे कराओगे? इसका सारा का सारा चार्ज ही खत्म कर दो। खत्म तो हो नहीं सकता, वो सारा का सारा चार्ज कनेक्ट करने के बाद बाहर वाली सरफेस पर चला गया। मेरी बात समझे? इस तरीके से आप पोटेंशियल बराबर हो गया, क्योंकि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं बचा। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है। बात समझे? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो इसका क्या मतलब होता है? पोटेंशियल कांस्टेंट। कहां से समझ में आता है ये पॉइंट? यू नो VA माइनस VB, याद है? VA माइनस VB इज इक्वल्स टू क्या था? इंटीग्रेशन, वापस से बता रहा हूं, इंटीग्रेशन E डॉट dr, ठीक है, E डॉट dr, याद है? ये था। या तुम्हें ऐसा पढ़ा होगा कि E इज इक्वल्स टू क्या था? dv बाई dr, डेल v बाई डेल r। ये भी एक रिलेशन मैंने पढ़ाया तुम लोगों को। तो अगर मान लो E जीरो है, ठीक है, क्या है? E जीरो है, या ऐसे सोच लो V कांस्टेंट है, ये V कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा? जीरो ही होगा ना। तो अगर V कांस्टेंट होगा तो dv बाई dr जीरो होगा, इसका मतलब E जीरो होगा। तो याद क्या रखोगे? याद ये रखोगे कि अगर E जीरो है तो V कांस्टेंट हो सकता है एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये भी एक पॉइंट दिमाग में रखना। आई होप तुम मेरी बातों को समझ पा रहे होगे, ठीक है। बस बना लो, जो जो पॉइंट हमने यहां से ड्रॉ कराए हैं और जो पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की है वो लिख लेना। एक पॉइंट और याद रखना कि अगर E जीरो है तो इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है एंड वाइस वर्सा, मतलब V कांस्टेंट है तो E जीरो होगा। बात समझे मेरी? अगर तुम समझ गए हो तो फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखना स्टार्ट करो। स्टार्ट नेक्स्ट हेडिंग विच इज इंडक्शन ऑफ चार्ज इन कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल। सो द लास्ट हेडिंग ऑफ टुडेज चैप्टर इज इंडक्शन ऑफ चार्ज इन कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल। कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल के अंदर किस तरीके से चार्ज इंड्यूस होते हैं वो बताने की कोशिश करूंगा मैं इसमें। लिखो फटाफट हेडिंग, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करें। देखो पहले तो मेटल शेल समझ लो, मेटल शेल क्या होता है वापस से, जिन बच्चों को नहीं पता। जैसे आप हॉलोस्फेयर जानते हो, हॉलोस्फेयर ऐसा होता है, क्लास 10th में पढ़ा होगा। बीच में से खोखला होता है और अंदर भरा भरा होता है, जैसे ये हॉलोस्फेयर है ऐसे करके, यहां पे फिल्ड है और अंदर से खोखला है, ठीक है। ये वाला पार्ट पूरा खोखला है, ये जो बीच में दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसको बहुत पतला कर देता हूं, मतलब जो इसकी थिकनेस है ना बहुत पतली कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं, इसकी थिकनेस इतनी सी हो जाए, ये मटेरियल जो फिल्ड हो ना बहुत पतला हो जाए। तो जो बहुत थिन हॉलोस्फेयर होते हैं, थिन हॉलोस्फेयर होते हैं, उन्हीं को हम मेटल शेल बोलते हैं। क्या हो गया बेटा? थिन हॉलोस्फेयर। थिन हॉलोस्फेयर को हम क्या बोलेंगे? मेटल शेल बोल देंगे। थिन हॉलोस्फेयर को ही हम क्या बोल रहे हैं? मेटल शेल बोल रहे हैं। तो आई होप तुम लोगों को मेटल शेल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब ये एक हमारे पास थिन हॉलोस्फेयर है और ये एक हमारे पास थिन हॉलोस्फेयर है। दो थिन हॉलोस्फेयर है, मतलब दो मेटल शेल्स हैं मेरे पास। एक पर चार्ज है Q1 और एक पर चार्ज है Q2। इनिशियली पहले इन दोनों पर चार्ज Q1 Q2 है, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं रहता है, इंडक्शन हो जाएगा यहां पर चार्ज का। तुम्हें कैसे समझ में आया इंडक्शन होगा बेटा? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी और यहां पर इसको एंड होना है, तो एंड होने के लिए यहां पर नेगेटिव चार्ज रहना पड़ेगा ना। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, यहां पर इसको एंड होना है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा।
यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, यहां पर इसको एंड होना है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस वाले हॉलोस्फीयर पर, बाहर वाले हॉलोस्फीयर की अंदर वाली सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ अगेन लिसन, बाहर वाला हॉलोस्फीयर, बाहर वाला मेटल शेल का अंदर वाला सरफेस, फिर से सुनो, बाहर वाला मेटल स्फीयर का अंदर वाला सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? -Q1। क्यों? क्योंकि Q1 से जितनी लाइन निकली होंगी उनको खाने के लिए कितने नेगेटिव चार्ज की जरूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली उतनी ही नेगेटिव चार्ज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन नेगेटिव में। ठीक है, तो -Q1 आ गया अंदर, तो टोटल अंदर कितना इंड्यूस हो गया? -Q1। ठीक है, और बाहर वाली सरफेस पर इनिशियली चार्ज Q2 था। जब तक दो मेटल बॉडी को कनेक्ट नहीं करते हो उनके ऊपर कभी चार्ज चेंज नहीं होता है, टोटल चार्ज सेम रहता है। जैसे इस पर टोटल चार्ज Q1 ही रहेगा और इस वाले कंडक्टर पर टोटल चार्ज Q2 ही रहेगा। हां, रीडिस्ट्रीब्यूशन जरूर हो जाएगा। जैसे जैसे देखो, अंदर वाली सरफेस पर पहले चार्ज नहीं था ना, पहले चार्ज इसके अंदर वाली सरफेस पर 0 था और बाहर वाली सरफेस पर Q2 चार्ज था। लेकिन इंडक्शन के बाद अंदर वाली सरफेस पर -Q1 आ गया, लेकिन इसका क्या टोटल चार्ज चेंज होगा? नहीं, इसका टोटल चार्ज अभी भी कितना रहेगा? Q2 ही रहेगा। तो वो जो -Q1 यहां पर आया है और +Q1 बाहर वाली सरफेस पर आ जाएगा। तो टोटल चार्ज अगर बाहर वाले कंडक्टर पर अभी भी देखो तो कितना होगा? -Q1 प्लस Q2 प्लस Q1, तो कितना आ गया बेटा? बोलो, कट गया ना ये? तो अभी भी Q2 ही है। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एस्पेक्ट से समझ लेते हैं। जैसे Q1 की वजह से मान लो 20,000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली, तो 20,000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पर टर्मिनेट हो जाएंगी? बाहर वाले मेटल शेल की अंदर वाली सरफेस पर बेटा टर्मिनेट हो जाएंगी। समझे? वो टर्मिनेट हो गई, सारी की सारी लाइंस खत्म हो गई। अब वही लाइन कहां से निकल जाएंगी? बाहर की सरफेस से निकल जाएंगी। इसका मतलब बाहर की सरफेस से पहले लाइन निकल रही थी वो Q2 की वजह से निकल रही थी, लेकिन अब Q1 और Q2 दोनों की वजह से निकलेंगी, क्योंकि Q1 की लाइन को खा गया ना अंदर वाली सरफेस, तो वो बाहर वाली सरफेस से निकलना चाहेगी ना, और पहले तो Q2 की वजह से निकल ही रहा था, तो Q1 की वजह से भी निकलेगा। इसका मतलब Q1 प्लस Q2 आ जाएगा चार्ज। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं तुमसे कि चार्ज इंड्यूस्ड ऑन इनर सरफेस ऑफ आउटर शेल, बाहर वाली शेल के इनर सरफेस पर कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है, तुम क्या बोलोगे? बोलो, -Q1। और अगर मैं बोलूं तुमसे टोटल चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ आउटर शेल आफ्टर इंडक्शन, बाहर वाली शेल के बाहर वाली सरफेस पर टोटल चार्ज कितना है, यू विल से Q1 प्लस Q2। बात मेरी समझे? तो इतनी सी बात है। ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म करेंगे। लिखना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो। पहले लिख लो, इसको अच्छे से बनाओ। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न बना लो। ठीक है, अच्छे से पैटर्न बना लो, उसके बाद ये लिख लो। उसके बाद बताना, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना।
अगर अंदर चार्ज, अगर मैं बोलूं आपके पास 50 रुपए है, ठीक है, 50 रुपए टोटल, और आपने, ध्यान से सुनना, मैं क्या, इतनी सिंपल सी तो बात है, मैं बोल रहा हूं इसके ऊपर इसके पास टोटल 50 रुपए हैं और इसके पास कभी भी रुपए चेंज नहीं होंगे, तो इसने, इसके पास मतलब दो साइड है, एक, कैसे मैं समझाऊं, अरे 50 कूलम चार्ज है ना, 50 कूलम चार्ज है, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि कुछ नेगेटिव चार्ज इस पर आ गया, मान लो -20 इस पर आ गया, ठीक है, तो बाहर वाली पर 70 कितना रहेगा, 50 + 20 हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल चार्ज तो सेम ही रहेगा, तो जब तुम इसको और इसको जोड़ोगे तब तो तुमको 50 मिलेगा ना, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, समझ में आया? चलो तो देखो आशीष, तुम्हारी डाउट थी DCA 21 का 73 क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं एक बार देख लेता हूं और मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं उसको, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं और फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और किसी की डाउट होगी तो लिख देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 73 है, ऑन एडिंग AgNO3 सोल्यूशन, DCA 21 का जो 73 क्वेश्चन है कि AgNO3 सोल्यूशन को KI के सोल्यूशन में अगर डाला जाए, चलो मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये है कि भाई AgNO3 है और कौन है, KI है, ठीक है, इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, तो अभी अपने को बताना है कि किस कंडीशन में नेगेटिवली चार्ज्ड सोल बनेगा, नेगेटिवली चार्ज सोल, तो हमें पता है कि AgNO3 में Ag+ के पार्टिकल्स हैं, और हमें यह भी मालूम है कि Ag+ के पार्टिकल पर I- आके एड्सॉर्ब हो जाता है, ये तो मालूम है ना सब तुमको, तो मालूम है, ठीक है, I- आके एड्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है, अगर Ag+ पर I- आके एड्सॉर्ब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा, इतनी बात समझे। अब जो ऑप्शंस दिए हैं मैं तुम्हें थोड़ा इजी वे में समझा दे रहा हूं, उसमें अगर बी वाले ऑप्शन को तुम देखोगे तो उसमें 50 ml ऑफ 0.1 मोलार, मैं बी वाले ऑप्शन आंसर बता रहा हूं, उसका बी ही होगा, मैं उसको समझा रहा हूं कैसे, 50 ml ऑफ 0.1 मोलार AgNO3 है, सुनना ध्यान से, आ जाएगा समझ में, प्लस 50 ml ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है ये, 0.2 मोलार KI है, ठीक है, सुनना और समझना अच्छे से। तो बताओ, बोलो AgNO3 के कितने मिलीमोल हो गए, 50 × 0.1, 5 मिलीमोल हो गए, 5 मिलीमोल हो गए, किसके, AgNO3 के, और यहां से 50 × 0.2 मिलीमोल निकालना तो आई होप आता होगा, तो 50 × 0.2 कितना हो जाएगा, 10 मिलीमोल हो गए, कौन, KI के, बात समझे, 10 मिलीमोल किसके हो गए, KI के। अब देखो तुम्हें मैं बोल रहा हूं क्या कि Ag+ के ऊपर I- आके एड्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है, तो अब ज्यादा कौन है, ज्यादा कौन है, I- ज्यादा है कि Ag+ ज्यादा है, I- ज्यादा है ना, 10 मिलीमोल है इसके, तो इसका मतलब सारे Ag+ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, सारे Ag+ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, समझ में आया, सारे Ag+ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और I- फिर भी बच जाएंगे, ठीक है, I- फिर भी बच जाएंगे, तो Ag+ के ऊपर, Ag+ के एक मॉलिक्यूल के ऊपर अगर 2 I- आ जाते हैं तो ये पार्टिकल कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो यही तो हो रहा है, Ag+ के अगर 5 मिलीमोल है तो KI के कितने हैं, 10 मिलीमोल है, तो
एक Ag प्लस के ऊपर अगर मान लो दो पार्टिकल एड्सॉर्ब हो गए I माइनस के, तो इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया ना, तो कोलाइडल पार्टिकल्स कैसे हो गए, नेगेटिवली चार्ज हो गए। तो यहां पर सिंपल सी ये बात देखनी थी कि किस ऑप्शन में नेगेटिवली चार्ज ज्यादा है। अच्छा क्वेश्चन है ये, बी ऑप्शन इसका सही होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, सबको आ गया होगा समझ में, ठीक है। रिवीजन के लिए मार्क कर सकते हो, इट्स अ गुड क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इस लेवल का क्वेश्चन है। बाकी अगर कोई और डाउट हो मुझसे पूछना चाहते हो, अगर तुम्हें कोई और डाउट लग रही है तो पूछ लो मुझसे, ठीक है। इफ यू विश टू आस्क एनी डाउट फ्रॉम मी देन यू कैन डेफिनेटली आस्क। अच्छा, आज वो मैंने लिखा था, मैंने टेलीग्राम पर तुम्हें एक बात बोली, मैं क्या चाहता हूं ना यार, मैं चाहता हूं कि जो गलतियां मुझसे हुई ना वो तुम ना करो कभी, जो मुझे किसी ने नहीं बताया वो मैं तुमको बताऊं। आज मैं बहुत लेट हो गया, मैं तो बहुत लेट नहीं हुआ, बहुत सारे लोग तो बहुत ही लेट है, उनको अभी भी रियलाइज नहीं हुआ। मैं तुमको एक हैबिट डलाना चाहता हूं जिसकी बात कोई नहीं करता। जब स्टूडेंट रहता है तब उसकी बात किसी को नहीं सिखाई जाती। जो तुम लोग फालतू पैसे खर्च करते हो, मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर सेविंग वाली हैबिट इनकलकेट हो जाए अभी से ही। मैं ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं तुम्हें जो बात बता रहा हूं थोड़ी पढ़ाई से हटके है, ध्यान से सुनना। इसको ऐसे नॉर्मल सी बात मत लेना, बहुत लाइफ चेंजिंग बात है तुम्हारे लिए अभी से। तुम्हारे लिए ऑब्वियसली स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो तुम कर ही रहे हो, वो तो तुम करते ही रहना। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम्हारे अंदर अभी से सेविंग की, सेव करने की, पैसे को सेव करने की हैबिट इनकलकेट होनी चाहिए। सेविंग की ये हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए बचपन से। फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। जो भी तुम्हें पॉकेट मनी मिल रही है तुम उसको सेव करोगे। 200 से 300 रुपए महीना अगर तुम्हें पॉकेट मनी इस हिसाब से मिल रही है, अगर नहीं मिल रही है कुछ भी तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मिल रही है तो तुम अपने फालतू एक्सपेंस से बचोगे और 200 से 300 रुपए हर महीने सेव करोगे। अब इस सेव करके क्या करोगे वो मैं बता रहा हूं, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, तुम्हें आज से स्टार्ट करना है। जब एक बच्चा बहुत छोटे से स्टार्ट करता है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं कि मान लो 10 रुपए हैं, मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं, 10 रुपए हैं और वो हर 3 साल में डबल, हर 2 साल में डबल होते हैं, हर 2 साल में डबल होते हैं, हर 2 साल में डबल होते हैं। अच्छे से सुनना। तो बोलो 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 20। फिर अगले 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 40। फिर अगले 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 80। फिर अगले 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 160। फिर अगले 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 320, है ना। फिर अगले 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 640। फिर अगले 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 1280। फिर अगले 2 साल बाद इसी तरीके से प्रोसीड होता रहेगा। तो आप ये सोचो कि मान ये तो मैं बहुत सिंपल सा बात बता रहा हूं, 10 रुपए का एक एग्जांपल दे रहा हूं। 10 रुपए नहीं, तुम अगर 1000 से सोचोगे, 1000 से, तो 1000 अगर 2 साल बाद डबल होता है तो कितना हो जाएगा? 2000। फिर 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128, 128 हजार का मतलब हो गया 1,28,000। 2 साल में अगर डबल हो रहा है 1000 रुपए, तो ये है कंपाउंडिंग की ताकत, ठीक है। और ये कंपाउंडिंग की ताकत किसके पास होती है? किसके पास होती है? जो अर्ली स्टार्ट करता है ये हैबिट। मुझे ये समझ में अच्छे से नहीं आ रहा कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो मैं बात बताना चाह रहा हूं। जो अर्ली स्टार्ट करता है, जिसने आज स्टार्ट किया, 2 साल 2 साल 2 साल 2 साल 2 साल, उसके पास तो बहुत सारा टाइम है ना। लेकिन जो यहां पर स्टार्ट कर रहा है, इस वाले पॉइंट पर खड़े होकर स्टार्ट कर रहा है, तो उसको तो इतना टाइम मिल गया, ठीक है। उसने तो मान लो 500 रुपए से स्टार्ट किया और हो सकता है इसका यहां तक पहुंचते पहुंचते 10 गुना हो गया, ठीक है। 10 गुना मतलब 5000 रुपए हो गए। अब इसने यहां से सेव करने की हैबिट स्टार्ट की, तो
इसको इसके बराबर पहुंचने के लिए, इस बंदे के बराबर पहुंचने के लिए अब कितना रुपया लगाना पड़ेगा? 5,000 रुपया लगाना पड़ेगा। बात समझे मेरी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर तुम लेट स्टार्ट कर रहे हो तो 5,000 तब इसके बराबर पहुंचोगे, लेकिन अगर तुम फिर भी 500 रुपए लगाओगे तो जिंदगी में इसके बराबर कभी नहीं पहुंच पाओगे, ये बहुत आगे निकल जाएगा जिसने अर्ली स्टार्ट लिया होगा। तो कंपाउंडिंग की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है, उसको समझो, ठीक है? कंपाउंडिंग की ताकत। मैं इसीलिए आज से तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम्हें अभी से क्या करना है, जो भी तुम्हारा पॉकेट मनी होता है उसको तुम सेव करो। मैं ये लेसन तुम्हें अभी से सिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ हर बच्चा हर सेक्शन में उपलब्धियां हासिल करे। तो जो चीजें मैं सीखता हूं, मैंने गलतियां की हैं, मैं उसे तुम्हें नहीं चाहता हूं कि तुम रिपीट करो। अभी से सेव करने की हैबिट डालो और उसको इन्वेस्ट करने की हैबिट डालो। मैंने अपना बहुत सारा टाइम दिया है स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट को सीखने में, समझने में। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब तक तुम मेरे से जुड़े हो और नहीं भी जुड़े हो, कभी भी मुझसे रिकमेंडेशन ले सकते हो। तो तुम 200 से 300 रुपए सेव करोगे। क्यों करोगे उसका पर्पस मैं बता रहा हूं। इन्वेस्टमेंट करोगे। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है, तुम अभी ज्यादा नहीं जानते होगे इसके बारे में, तुम शेयर्स खरीदोगे आज से। 200 से 200-300 रुपए जो भी तुम सेव करोगे हर महीने अपने पॉकेट मनी से, उसको तुम शेयर्स में लगाओगे। वो शेयर्स कौन रिकमेंड करेगा? वो रिकमेंड करूंगा मैं। कौन से शेयर्स लेने वो मैं तुम्हें रिकमेंडेशन दूंगा, लेकिन इसके लिए होता है एक डीमैट अकाउंट जो तुम स्टूडेंट का भी खुलता है। डीमैट अकाउंट खुलता है, मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूं। डीमैट अकाउंट खुलता है। डीमैट अकाउंट खोल के तुम किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो जो तुम्हें कंपनी अच्छी लगती है। फॉर एग्जांपल, तुम्हें मैगी बहुत अच्छी लगती है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैगी की बहुत अच्छी ग्रोथ है, तो उसके लिए नेस्ले कंपनी है, तो नेस्ले कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। शेयर्स मतलब कंपनी के अंदर तुमने हिस्सेदारी खरीद ली है। यू आर अ पार्टनर ऑफ द कंपनी। इसको बहुत ज्यादा मत समझो, ऐसे समझो कि तुम अपने पैसे को दिन प्रतिदिन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, कंपनी में लगा रहे हो और कंपनी उस पैसे को लेके वो काम कर रही है, वो तुम्हारे पैसे को लेके काम कर रही है, और जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा उसके अंदर तुमको हिस्सेदारी मिलेगी। वो शेयर्स कैसे खरीदने हैं? 200 से 300 रुपए तो बचा सकते हो। और ये शेयर्स बेचने कभी भी नहीं है लालच में आके कि मान लो 200 का हमने शेयर खरीदा और वो बढ़ के 500 पहुंच गया, तो तुम लालची बन गए और तुमने वो शेयर बेच दिया। तो तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करना है। बात मेरी समझ रहे हो? तुम्हें क्या करना है, बस उसको इन्वेस्ट करते रहना हर महीने 200 से 300 रुपए। अगर तुम ज्यादा पॉकेट मनी बचा लेते हो तो इट इज वेरी गुड। तुम उससे ज्यादा फिर इन्वेस्ट करो, ज्यादा इन्वेस्ट करो। कभी भी शेयर्स नहीं बेचने हैं, अच्छी कंपनियों के शेयर्स कभी भी नहीं बेचने हैं। धीरे धीरे तुम सीखने लगोगे, लेकिन मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश अभी नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें बस सेविंग हैबिट दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। सीखोगे तो तुम आगे चल के खुद से कब सीखोगे? जब तुम्हारा ये पढ़ाई वाला टाइम धीरे धीरे करके प्रोसीड करेगा, जब तुम्हारी बुद्धि और विकास करेगी, जब तुम सीखना स्टार्ट करोगे। लेकिन अभी से जो मैं बता रहा हूं, सेविंग की हैबिट डालो। 200 से 300 रुपए जो खाने में खर्च कर देते हो ना फालतू, उसको बचा लो। सोचो, खाने में खर्च करोगे, आगे चल के तुम बहुत मोटे से हो जाओगे, है ना, तुम्हारी किडनी वगैरह में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, उस पर पैसा खर्च करो। तो खाने में तो पैसे खर्च किए, फिर मेडिकेशन में और पैसे खर्च कर लेना। तो क्यों करो ऐसा? 200 से 300 रुपए का सेविंग करना स्टार्ट करो आज से। ये इसकी ताकत इतनी बड़ी है ना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बस इतना समझो कि ऑब्वियसली कंपाउंडिंग को कहते हैं इट इज द 8th वंडर। ये 8th वंडर है। कंपाउंडिंग की ताकत बहुत बड़ी है। मैं आज के लिए इतना ही बता सकता हूं, ज्यादा मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं यहां पर। बस मैं तुम्हें एक चीज बोल रहा हूं, अगर तुम मुझ पे भरोसा करते हो तो तुम मेरी बात मानो। आज से तुम्हें मानना है ये बात। मैंने जो गलती की है वो तुम मत रिपीट करो। तुम्हें आज ही से सेव करने की, पैसे को सेव करने की, फिजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं किसी भी काम में। जहां पर तुम्हें एक बाइक से ही 2 लोग जा सकते हो, मैं वहां पर बस एक एग्जांपल बता रहा हूं, वहां पे कार ले जाने की जरूरत नहीं है। बात समझे मेरी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो जो चीज जरूरत है उतना ही करो। 200 से अगर 300 रुपए तुम बचा सकते हो तो बचाओ, और उसको डीमैट अकाउंट के थ्रू। डीमैट कैसे खोलना है? अगर तुम इंटरेस्ट रखते हो इसमें
मतलब इंटरेस्ट ज्यादा नहीं लेना है तुमको, तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेना है, तुमको सेविंग की हैबिट बनानी है। क्या शेयर्स खरीदना है वो मैं रिकमेंड कर दूंगा, मैं बहुत लोगों को भी रिकमेंड करता हूं। मैं चाहता था कि जो भी मेरे बच्चे पढ़ें जो 11th के ऊपर के हों उनके अंदर ये हैबिट आ जाए। 8th 9th से भी मैं कोशिश करूंगा कि बच्चों के अंदर किस तरीके से हैबिट डेवलप हो। बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है जो आगे चल के उसको एक बेहतर इंसान बनाने में जरूर हेल्प करेगी। लालची नहीं बनना है तुम्हें, सेव करना है सिर्फ। आई होप तुम मेरी बात समझ रहे होगे। तुम्हें उसके लिए डीमैट अकाउंट खुलाना है, ठीक है, डीमैट अकाउंट खुलाना है। डीमैट कैसे खोलना है वो मैं रिकमेंड कर दूंगा, वो मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मुझसे पर्सनली पूछ लेना। मेरा काम था सजेस्ट करना, मैंने तुम्हें सजेस्ट कर दिया। मैं तुम्हें दिल से सजेस्ट कर रहा हूं ये चीज कि तुम कर लो। तुम्हें आज से ही स्टार्ट करना है, आज से स्टार्ट कर लो। लाइफ के 5 साल बाद ये चीज सोचोगे। पैसे को सेव कहां करना होगा? पैसों को सेव अपने पास करना होगा, उससे स्टॉक्स खरीदने होंगे, मैं बताऊंगा उसे कैसे करना है। तुम्हें बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचना है, मैं जो बोलूंगा तुम्हें अगर इंटरेस्ट होगा तुम मुझसे बोल देना, मैं तुम्हारा डीमैट अकाउंट फ्री में खुलवा दूंगा और उसी में तुम्हें शेयर्स खरीदने होंगे। इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा मेरा इंटीमेशन है और इससे ज्यादा कुछ मत समझना। ऑब्वियसली योर प्रायोरिटी इज स्टडी, ठीक है, लेकिन ये हैबिट अभी से ही डालना स्टार्ट करो, ठीक है। जब तुम पढ़ रहे हो तभी से, पढ़ाई तो तुम्हें हमेशा करनी है, ये हैबिट अभी से स्टार्ट करो। कौन सा फील्ड चुनना ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरा काम है। तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है, तुम मेरे ऊपर भरोसा करके कर सकते हो ये काम, ठीक। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर तुम चाहते हो, तुम्हें समझ में कुछ मेरी बात आई, अगर आई होंगी तो मुझे फोन कर लेना, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बस मैं चाहता हूं कि तुम आज से ये हैबिट इनकलकेट करो अपने अंदर। आज से कुछ तो आए तुम्हारे दिमाग में। पता नहीं सोसाइटी में क्या चीजें चल रही हैं और किस तरीके से लोगों को ज्ञान दिया जा रहा है। ये ना तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया जाता है सेविंग हैबिट्स डलाना, जिसकी वजह से आगे दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी बाद में करेंगे। मैंने जो चीज आज टेलीग्राम पर आपको दी थी वो यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट होगी तो मुझसे पूछ लेना, टेलीग्राम पर टेक्स्ट कर देना मुझे। ये हैबिट बहुत जरूरी है बेटा, याद रखना इस चीज को। मैं पहले बता रहा हूं तुम्हें, आज समय रहते बता रहा हूं, आगे समय गुजरते फिर बहुत टाइम लग जाएगा। आज जो बच्चा 11th में है ना, अगर उसने स्टार्ट कर दिया ये काम, बहुत आगे चले जाओगे। तो मैं तो बहुत लेट हो गया, मैं 8-10 साल लेट हो गया, मुझे किसी ने नहीं समझाया ये, मुझे बहुत बाद में आके पता चला। मेरे समझ में आया कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। सोचो तुम फालतू पैसे खर्च करना से हटोगे, तुम गंदगी आदतों से भी बच सकते हो आगे चल के। जिसके अंदर फालतू फिजूल खर्ची नहीं है वो बहुत आगे जा सकता है, ठीक है। मैं इससे ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, आज काफी कुछ बोल चुका हूं। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो आज के सेशन को एंड कर रहा हूं मैं अब यहां पर। बाकी क्या फील्ड में कैसे क्या करना है ये सब मुझसे मत पूछो, ये तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम पैसे सेव करना है, मैं शेयर्स रिकमेंड करूंगा, तुम्हें वो शेयर्स खरीद लेने हैं बस, लाइफ टाइम के लिए, बेचने के लिए नहीं, ठीक है। बताऊंगा क्या है, तुम अभी समझते नहीं हो अच्छे से, इसलिए तुम्हें इतना अच्छा समझ नहीं आया। तुम्हें बस एक चीज समझ में आ रही होगी यहां से कि हमें पैसे सेव करना और सेव करने वाली हैबिट बनानी है अपने अंदर, वो बहुत ज्यादा जरूरी है अपने को, ठीक है। इतना कर लेना, मेरी बात इतनी मान लेना, तुम्हारी लाइफ आगे चल के बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक। एक ये बात मान लेना और एक बात ये मान लेना, कभी अपने ऊपर घमंड मत करना किसी भी चीज के लिए। मैं कुछ बातें और मैंने ये सीखा है कि मैं अब से कुछ ना कुछ ऐसी मोरल क्लासेस चालू करूंगा जिससे लोगों के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो, क्योंकि उनको पढ़ाई तो मिल जाती है लेकिन वो चेंज नहीं आने की वजह से वो पढ़ाई उनकी खराब रहती है पूरी तरीके से, कोई मतलब नहीं है उस पढ़ाई का। सीरियस बात है, सीरियस कंसर्न है, ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जिसको घमंड हुआ उस पढ़ाई का क्या मतलब, वो तो समाप्त होने ही वाली है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, कभी एक स्पेशल क्लास लगाऊंगा उसमें बातें करेंगे इसकी,
बहुत सारी बातें मेरे मन में, मैं बहुत लोगों को ऐसे बताता रहता हूं, तो वो मैं तुम्हें डेफिनेटली बताऊंगा। मैं आगे आने वाले जितने भी मेरे स्टूडेंट रहेंगे मैं उनको पक्का बताऊंगा, दिल से ये सारी बातें हैं। और मैं इन सब चीजों में चाहता हूं कि वो मोरली बहुत स्ट्रांग बने, वो डिफ्रेंशिएट कर सकें सही क्या है गलत क्या है। आज से ही उनके अंदर वो मैच्योरिटी लेवल आ जाए जो आगे चल के आता है, 25-27 साल में आता है। मैं तुम्हें आज से ही वो सब चीजें सिखाना चाहता हूं। मैं तुम्हें मोरली और स्ट्रांग करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम समझ सको सही क्या है गलत क्या है, हर चीजों को डिफ्रेंशिएट कर सको। सोसाइटी में क्या चीजें चल रही हैं खाली उस पर नहीं, उसको अपनी प्रथा बना लेना, इन सब चीजों से हमें दूर रहना है। किसने क्या बताया, खैर ज्यादा हो रहा है, अब मैं इस सेशन को एंड करता हूं, है ना। कभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलो तो आज का जो लेक्चर है बढ़िया से रिवाइज कर लेना, ठीक है, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना। कोई डाउट होगी तो उसको मार्क कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना, ठीक है। ओके। Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.